हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमिक पर। बच्चों, इस टाइम हमारा चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि मानव नेत्र की संरचना के बारे में बता दिया था। साथ में हमने ये भी बता दिया था कि मानव नेत्र में जो आपकी कमियां हैं, है ना, वो कितने प्रकार की होती हैं, या जो मानव नेत्र के जो दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं, वह दृष्टि दोष क्या होता है तथा वह कितने प्रकार का, वो सारी कहानी हमने क्या किया था, पिछले सारे वीडियो में हमने क्या किया, पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो उसका अगला सेक्शन है, वह कौन सा है, प्रिज्म के बारे में। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। तो एक्चुअल में अगर हम बात किया जाए कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म क्या होता है कि दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। फिर समझिए क्या होता है प्रिज्म। आप क्या कहेंगे कि किसी कोण पर घिरे हुए, किसी कोई भी कोण, एंगल कितना भी हो, किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्या मतलब है, ऐसे समझिए, यहाँ पे समझिए। जैसे समझिए कि ये हमारी बुक है, ये आपका दो समतल पृष्ठ है, एक तो ये समतल पृष्ठ हो गया और ये एक ये समतल पृष्ठ हो गया, है ना। ये मान लीजिए इस तरह एंगल बनाया हुआ है, और ये बीच वाला जो हिस्सा है, इसका अंदर वाला हिस्सा, वो आपका समझिए क्या है, पारदर्शी है। कैसा है, पारदर्शी है। तो आप क्या बोलेंगे, किसी एंगल, और यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, दोनों पृष्ठों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तब क्या कहेंगे, दो समतल, एक ये वाला एक ये वाला, दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को, यानी कि जो किसी भी एंगल पे हो, है ना, दो समतल पृष्ठों से किसी एंगल पे या कोई भी कोण हो, किसी कोण पर झुके हुए पारदर्शी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्योंकि देखिए ये प्रिज्म का अगर हम यहाँ पे देखें, जो सामने वाला, यानी कि जिसको हम पार्श्व पटल, है ना, सामने वाला हिस्सा जो बोलते हैं, ये चूंकि त्रिभुजाकार बन रहा है। अगर हम इसको एक यहाँ पे किसी समतल पर रखें, तो आप देखेंगे कि सामने वाला हिस्सा त्रिभुज बन रहा है। तो इस वजह से इसको त्रिभुजाकार प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार प्रिज्म बोलते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं। ध्यान रखिए, इन दोनों समतल पृष्ठों की, एक ये वाला समतल पृष्ठ, एक ये वाला समतल पृष्ठ, तो इन दोनों समतल पृष्ठों के बीच में ये जो कोण बनता है, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो आप क्या कहेंगे, फिर समझिए, है ना, कि इसको, अच्छा, और ये जो आपका ये जो पृष्ठ होता है, इसी से चूंकि प्रकाश की किरणें जाती है और निकलती हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। तथा इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। और ये प्रिज्म कोण की जो सामने वाला हिस्सा होता है, जो आधार होता है, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म का आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिज्म का आधार बोलेंगे, है ना। और ये जो क्या होता है, प्रिज्म का आधार होता है। क्योंकि ये देखिए प्रिज्म कोण, ये जो प्रिज्म के ये जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ यहाँ किनारे पे मिल रही हैं, तो इन दोनों के मिलने से जो किनारा बनता है, उसे हम प्रिज्म कोर बोलते हैं। फिर से एक बार समझिए, है ना। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, चूंकि ये जो हमने प्रिज्म बनाया, ये दो समतल पृष्ठ हैं, तो किसी कोण पर, तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। क्योंकि ये प्रिज्म, देखिए प्रिज्म का ये जो पार्श्व सतह है, सामने वाला जो सतह है ना, ये त्रिभुजाकार है, इस वजह से इसको हम त्रिभुजाकार प्रिज्म भी बोल सकते हैं। अच्छा, त्रिभुजा, चूंकि अब देखिए ये पृष्ठ होता है, इसी से प्रकाश का की किरणें आती और निकलती हैं, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यानी कि आप क्या कहेंगे, प्रकाश की किरणें जिस पृष्ठ पर जाकर गिरती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, है ना। और तथा ये जो दोनों समतल पृष्ठों के बीच का ये जो कोण बन रहा है ना, जो झुकाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बोलते हैं। और इनके बीच में जो किनारा जहां पे ये मिलती है, उसे हम प्रिज्म कोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रिज्म का कोर बोलते हैं। तथा ये प्रिज्म कोण के सामने वाला जो, भाई अगर हम यहाँ पे समतल पर रखेंगे कहीं पर, तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, प्लेन सतह हो जाएगा, है ना। तो उसे हम प्रिज्म का आधार बोलते हैं। उम्मीद होगा आपको यहाँ पर समझ में आया होगा प्रैक्टिकल के थ्रू, है ना। अगर अब इसको हम अगर फिगर पे बनाना शुरू करें, अगर हम इसको यहाँ पे इसका फिगर बनाएं, तो हमें कुछ इस तरह की आकृति दिखेगी। ऐसे समझिए, ये हमारा है, ये हमारा प्रिज्म है ना। अगर हम इसको कुछ बनाए तो कुछ इस तरह करके, अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक त्रिभुज दिखेगा। ऐसे समझिए, इसको हटा दे, है ना, ये चीज। एक तो आपका ये वाला समतल पृष्ठ है, और ये दूसरा ये वाला समतल पृष्ठ। तो इस समतल पृष्ठ को आप क्या बोलेंगे, अपवर्तक कोण या अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे,
यानी कि आप क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, यानी कि प्रिज्म जो आपका जो होता है, प्रकाश जिस सतह पर जाकर गिरती या निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और यहां पर ये दोनों देखिए, दोनों, एक तो ये वाला पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ के जो मिलने से जो किनारा बनता है, अपवर्तक पृष्ठ से मिलने से जो किनारा बनता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोर। क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोर बोलेंगे, प्रिज्म कोर बोलते हैं। और इनके बीच में ये जो एंगल बनता, कोण बनता है, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण बोलेंगे, प्रिज्म एंगल बोलेंगे। और इसके सामने वाला, इसके ये एंगल के ठीक सामने वाला जो फलक होता है उसे हम बोलते हैं प्रिज्म का आधार। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म का आधार बोलेंगे। उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर इसी को शॉर्टकट में बनाया जाए, हम सिर्फ जो कि सामने वाला सतह त्रिभुजाकार था, तो हम इसको शॉर्टकट में कुछ इस तरह ले लेते हैं, इस तरह ले लेते हैं, जिसमें ये आपका मान लीजिए आपका ए बी सी है, तो ये वाला पृष्ठ आपका क्या कहलाता है, ये जो सामने, ये आपका प्रिज्म कोण कहलाएगा, प्रिज्म कोण कहलाएगा। इसके सामने वाला हिस्सा प्रिज्म का आधार कहलाएगा, प्रिज्म का आधार कहलाएगा, है ना। ध्यान में रखिए, इसी को हमने शॉर्टकट में यहां पर उठाया। और ये आपका क्या कराएगा, ये वाला हिस्सा अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और यहां पर जो किनारा बन रहा था ऐसे, यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्योंकि इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो आपका कहलाता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, किसी एंगल पर झुके हुए, मतलब दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अगर चूंकि सामने वाला का पार्श्व सतह अगर हमारा त्रिभुजाकार होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार पृष्ठ। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सामने वाला हिस्सा त्रिभुजाकार हो जाता है, इस वजह से इसको त्रिभुजाकार प्रिज्म भी बोलते हैं। अब इसके मुख्य पॉइंट कौन से हैं, अगर हम बात करें प्रिज्म के, तो एक होता है प्रिज्म कोण। तो आप क्या कहेंगे, दोनों समतल पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है, यानी कि दोनों समतल पृष्ठों के मिलने से जो बीच में कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बोलते हैं, है ना। तथा उनका और ये जो जिस किनारे पे मिलते हैं, यानी कि समतल पृष्ठ, यहाँ पे देखिए, इस समतल पृष्ठ हमारा जो मिलता है, ये जो किनारा बनता है, दोनों समतल पृष्ठों के मिलने से जो किनारा बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, है ना, प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। तथा ये जो प्रिज्म कोण के सामने वाला जो सतह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का आधार बोलते हैं। तथा जिस पर ये प्रकाश की किरणें गिरती हैं और निकलती हैं उसे हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। एक्चुअल में यही चीज ये है, इसको हमने ये, चूंकि हम खाली सिर्फ इतना वाला हिस्सा उठा ले रहे हैं, ये वाला हिस्सा, तो ये आपका हो जाएगा। ये सामने वाला फलक क्या बनेगा बताइए, अपवर्तक पृष्ठ, ये वाला प्रिज्म का कोण बन जाएगा, और ये सामने वाला आधार। कोर इसमें नहीं दिख पाएगा, तो कोर को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे दिखाया कि प्रिज्म का क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको प्रिज्म के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रिज्म का, अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे। ध्यान में रखिए, एक्चुअल में प्रिज्म भी एक क्या है, कांच ही है, समांगी माध्यम है ना। दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांगी माध्यम ही है, तो समांगी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरणें विचलित होंगी, है ना। तो चलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को समझा जाए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। अगर हम बात करें प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, देखिए होता क्या है, ये आपका प्रिज्म है जो कि किसका बना होता है, कांच का, और इधर आपका क्या है, वाई है, इधर भी आपका क्या है, वाई है। अब प्रकाश के अपवर्तन में आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि वाई विरल है, ये कांच है तो सघन होगा, विरल से सघन में जाती है तो वह क्या होती है, विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इस आधार पर अगर हम चले तो ध्यान में रखिए, यहां पर एक अभिलंब होता है, एक यहाँ पे अभिलंब होता है। यानी कि अगर हम ये अपवर्तक पृष्ठ पर हम क्या करें, एक लंब रेखा खींच देते हैं, तो अब होता क्या है कि जब इससे कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे गिरती, मान लीजिए वो प्रकाश की किरण कौन हो गई, पी क्यू हो गई, इसे बोलते हैं आपतित किरण। अब बताइए, अगर ये विरल से
सघन में जाएगी तो ये क्या होगी, सीधे जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, यानी थोड़ा ऐसे चली जाती है। यानी कि इसको जाना था, मान लीजिए ये क्यू एस दिशा में जाना था, है ना, या क्यू टी, जो भी नाम देना हो दे दीजिएगा, क्यू टी दिशा में जाना था, लेकिन ये चला गया किस दिशा में, क्यू आर दिशा में। किसके कारण? आप पढ़े, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। देखिए अभिलंब ये है ना, तो अभिलंब की तरफ ये झुक जाती है और किस दिशा में चली, आर दिशा में। अब आप पढ़े हैं, फिर कांच से विरल में जाएगी, अर्थात सॉरी सघन से विरल में जाएगी, तो इसको अब जाना चाहिए सीधा सीधा, लेकिन अभी क्या हो जाएगी, इससे अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि इस दिशा में निकल जाती है, आर एस दिशा में। आर, इसको मान लीजिए एस दे दिया जाए। फिर से समझिए, इसका मतलब क्या हुआ समझिए, यानी कि जो किरण को चलना था क्यूटी दिशा में, पीटी दिशा में, वो किरण निकल गई किस दिशा में, आरएस दिशा में। तो अपने मार्ग से विचलित हो गई कि नहीं? यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एक आपतित किरण कौन है, पीक्यू, प्रकाश के अपवर्तन के कारण किस दिशा में चली गई, आरएस, तथा किस दिशा में निकल गई, या क्यूआर दिशा में निकल गई, किस दिशा में निकल गई, आरएस दिशा में। तो ये आपकी कहलाती है निर्गत किरण। क्या कहलाएगी, निर्गत किरण। और ये वाली आपकी कहलाती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब अगर हम देखें तो हुआ क्या कि इसका मतलब ये अपने मार्ग से भटक गई। ये जो आरएस है, जिसको जाना था इस दिशा में, वो इधर निकल गई। तो कितनी विचलित हो गई, इसी को विचलन बोलते हैं। ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग से कितनी विचलित हो गई, तो इसको निकलने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से एक ऐसे पीछे बढ़ाइए, तो कितनी विगल, यहाँ पे जो एंगल बना ये इतना विचलित हो गई, जिसको हम विचलन कोण बोलते हैं। यानी कि आपको क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण पी क्यू गिरती है, तो एक प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्यू आर दिशा में निकल जाती है ना, तथा फिर यहां से क्या होती है, अपवर्तित होकर किस दिशा में निकल जाती है, आरएस दिशा में, निर्गत किरण के रूप में आरएस दिशा में निकल जाती है ना। पीक्यू को आगे तथा आरएस को पीछे बढ़ाने पर इन दोनों के बीच का कोण कितना बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। कितना बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। इस कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं, है ना। यानी कि अगर आप क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे बताइए, पीक्यू को आगे की ओर व आरएस को पीछे की ओर, या दूसरे में अलग में कह सकते हैं, आपतित किरण को आगे की ओर व निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उन दोनों के बीच का जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। बात समझ में आए? अच्छा थोड़ा समझिएगा, अगर ये मान लीजिए आपका एंगल कोण, इसको आई दिखा दीजिए, ये अपवर्तन कोण आर दिखा दीजिए, ये वाला कोण आर डैश दिखा दीजिए, और ये आई डैश दिखा दीजिए, मान लीजिए, है ना, इस तरह करके है। तो अगर हम क्या करें, इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक समय एक सबसे न्यूनतम हो जाएगा। जब ये सबसे न्यूनतम हो जाता है तो उसे बोलते हैं न्यूनतम विचलन। उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम विचलन, जिसको हम डेल्टा एम से बोलते हैं। डेल्टा मतलब होता है विचलन, एम मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम विचलन हो जाता है। फिर से समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें विचलन कोण किसे कहेंगे, तब क्या करेंगे, प्रिज्म में जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय बाद इसका जो विचलन कोण होता है वह न्यूनतम हो जाता है, जिसे हम न्यूनतम विचलन कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा है प्रिज्म, और ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। कैसे हो रहा है, यहां से गया, इस दिशा में निकला, फिर ये निकल के बाहर गया। जब हमने इसको आगे और इसको पीछे बढ़ाया, तो यहाँ एक कोण बना, जिसे हम प्रिज्म कोण बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा, है ना। तो चलिए अब अगला हम देखेंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक। अगला हम देखेंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक। प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक, प्रिज्म का अपवर्तनांक थोड़ा समझिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक की बात करें तो प्रिज्म का अपवर्तनांक, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू होता है। अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल एन मान लिया जाए, तो स्मॉल एन बराबर कितना होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, अपान कितना होता है, साइन ए बाई टू।
जहां n क्या होता है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है। n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। a क्या है, प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का क्या है, कोण है। और डेल्टा m अभी तो हमने बताया न्यूनतम विचलन है। क्या है, न्यूनतम विचलन। क्या है, न्यूनतम विचलन। फिर समझिए, अगर आपसे पूछे प्रिज्म का अपवर्तनांक तो आप क्या कहेंगे, प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर कितना होता है, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 ब्रैकेट में, फिर अपॉन साइन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, a बाई 2 होता है। जहां a क्या है आपका प्रिज्म का कोण, a क्या है प्रिज्म का कोण, और डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन है। डेल्टा m क्या है, न्यूनतम विचलन है। चलिए अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, इस पे थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन ये कह दे, क्वेश्चन ये कह दे, यदि किसी प्रिज्म, किसी प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन, बात समझे, ये क्वेश्चन है। फिर समझिए क्या कह रहे हैं, यदि किसी प्रिज्म का जो कोण है, एंगल है, वो कितना है, 60 अंश है, तथा न्यूनतम विचलन कोण वो कितना है, 30 अंश है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना, n की वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए पहले हमने बताया न्यूमेरिकल, हमने बता रखा है, बार बार रखा है कि कभी भी न्यूमेरिकल लगाते समय जो चीज दिया होता पहले उसको लिख लिया करिए, तब क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए क्या करें, प्रिज्म का कोण, तो a बराबर कितना हो जाएगा, प्रिज्म का कोण a से जिसको वो कितना हो जाएगा, 60, तथा न्यूनतम विचलन कोण यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा m वो कितना हो गया, 30। तो आपसे क्वेश्चन में प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछा है। अब आप पढ़ चुके हैं कि n बराबर कितना होता है, n बराबर होता है साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान कितना हो जाएगा, साइन a बाई 2 हो जाएगा। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए इन समय में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, साइन a की वैल्यू कितना बताइए, 60 प्लस 30 बटे कितना हो जाएगा, 2 अपान कितना हो जाएगा, साइन a की वैल्यू कितना है बताइए, 60 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो 60 30 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45, तो ऊपर हो जाएगा साइन 45 अपान नीचे कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। अब इन सभी को वैल्यू रख दीजिए, तो n बराबर साइन 45 1 बटा अंडर रूट 2, साइन 30 1 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर 2 अपान अंडर रूट 2, काटेंगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यानी कि n बराबर अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है। अंडर रूट 2 का मान कितना हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। यानी कि इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कितना हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा, है ना, उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर से एक बार देखिए, यदि किसी प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, तो आपको क्या निकालना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है। तो a की वैल्यू साइन 60 अंश का मान रख दीजिए, और डेल्टा m की वैल्यू 30 अंश रख दीजिए, और ना रख के हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। अब अगर हम बात करें, अब जैसे अब टॉपिक ये है कि ये प्रिज्म की जरूरत क्या है, भाई हमें प्रिज्म के बारे में क्यों पढ़ना। टॉपिक ये है कि हमें प्रिज्म की जरूरत क्या है, क्यों प्रिज्म बनाया गया, है ना। जैसे हमने पढ़ा था दर्पण, दर्पण की जरूरत क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन करता है, परावर्तन करने की वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है, पार कर, जैसे हमने यहाँ पे लेंस लगाया था, हमें बाहर की उस तरफ की चीजें दिखाई, ये अपवर्तन का काम कर रहा है। तो प्रिज्म की जरूरत क्या है, प्रिज्म में ऐसा क्या खासियत है, ध्यान में रखिए। प्रिज्म की एक बहुत बड़ी ये खासियत ये होती है कि ये क्या करता है कि अगर कोई ऐसी किरण हो जिसमें कई किरणें मिली हों, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, उस किरण के सभी रंगों की किरणों को क्या करता है, अलग अलग कर देता है। जैसे आप पढ़े हंस, हंस क्या करता है, दूध और पानी को अगर आप दे देंगे तो हंस क्या करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसे ही जो आपका क्या होता है, ऐसे ही अगर आप बात करें तो ये जो प्रिज्म होता है,
ये कई मिली हुई प्रकाश के किरणों को अलग अलग कर देता है। जैसे अगर आप देखेंगे श्वेत प्रकाश की किरण, एक वर्ड आता है श्वेत प्रकाश की किरण, जैसे सूर्य से आने वाली जो किरण है वह श्वेत प्रकाश की किरण, जो जिसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये प्रिज्म क्या करता है, इन जब हम इस पे क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश की किरणों को गिराते हैं, तो ये सातों रंगों को अलग अलग क्या करता है, अलग अलग कर देता है। अब क्वेश्चन की अलग अलग क्यों करता है? क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकाश की किरणों का अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब क्या, थोड़ा समझते हैं। देखिए, है ना, कहने का मतलब ये है कि प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अलग अलग क्या कर देता है ना, जो मिली हुई प्रकाश की किरणों को अलग अलग कर देता है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का विचलन बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग करना, रंगों को अलग अलग करना, है ना। तो ये इसके काम में आता है, जो प्रिज्म होता है वह वर्ण विक्षेपण के काम में आता है। क्या मतलब है, थोड़ा समझिए। टॉपिक ये है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। देखिए इसी में छिपा वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि भिन्न भिन्न रंगों को अलग अलग करना। तो कैसे अलग करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा समझिए, है ना। होता क्या है, थोड़ा समझिए। ये जो प्रिज्म होता है, ये हमारा प्रिज्म है ना। ये जो प्रिज्म हो, जो कि आप जानते हैं कि किसका बना होता है, कांच का होता है। इस पे जब हम क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण को गिराते हैं। जैसे श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य की किरण मान लीजिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं, अब आप हमने बता दिया कि श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों से मिला होता है, 7 रंगों। कैसे जानेंगे भाई, अभी देखिए ये दिखाएगा कैसे। तो जब ये श्वेत प्रकाश की किरण इस पे गिरती है, तो ये क्या करता है कि ये 7 अलग अलग रंगों में इन्हें विभाजित कर देता है। 7 अलग अलग रंगों में इन्हें क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। 7 अलग अलग रंगों में इन्हें क्या करता है, विभाजित कर देता है ना। ये 7 अलग अलग रंगों में इन्हें क्या करता है, विभाजित कर देता है। यानी कि आप क्या कहेंगे, जब श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रिज्म पर गिरती है, तो यह इन्हें 7 अलग अलग रंगों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अब इनका क्रम क्या होता है भाई, ये 7 अलग अलग रंग कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिए। ये नीचे से ऊपर की अगर हम चले, तो ये वायलेट होता है, इसको इंडिको बोलते हैं, इसको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और कौन होता है, रेड होता है। कौन कौन से होते हैं, वायलेट बैगनी, इंडिको आसमानी, ब्लू है ना, नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज लाल, और सॉरी ऑरेंज है ना, नारंगी, और आपका क्या होता है, लाल होता है। कौन कौन से रंग होते हैं, बैगनी है ना, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज नारंगी, और आपका कौन होता है, लाल होता है। बात समझ में। अब ध्यान रखिए, एक चीज और समझिएगा। एक्चुअल में आप पढ़ेंगे, जब श्वेत प्रकाश की किरण इधर जा रही थी, इसको जाना था सीधा सीधा जाना था, लेकिन ये क्या हुआ, सभी अलग अलग रंगों को थोड़ा सा क्या किया, विक्षेपित कर दिया, विचलित कर दिया। क्योंकि आप पढ़े भाई, वाह इससे कांच में जाएगा, तो वो तो रूल तो बदलेगा नहीं ना, प्रकाश की अपवर्तन, वो तो रूल तो लगाएगा। जब विरल से सघन में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो सभी किरणें अभिलंब से दूर हट जाएगी। बात समझ में आ रहा है। और साथ में हुआ क्या कि अभिलंब से दूर हटी और 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो गई। इतनी बड़ी खासियत इसकी है, किसकी, प्रिज्म की। ये श्वेत प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर दे रहा है। श्वेत प्रकाश की किरण, इसका मतलब हम कह सकती है कितने रंगों से मिलकर बनी है, 7 रंगों से। और इन 7 रंगों को अलग कौन करता है, प्रिज्म करता है। और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि आप क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण को हम प्रिज्म पर गिराते हैं, यह 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इसका नीचे से ऊपर की ओर क्रम क्या होता है, वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड होता है। हिंदी में बैगनी आसमानी नीला हरा पीला नारंगी, और क्या होता है, लाल होता है। इसको याद करने का तरीका, ये जो है ना, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लिख लीजिए, VIBGYOR। अब इसके एक वर्ड नाम दे देता है, विबग्योर। क्या नाम दे देता है, विबग्योर। याद कर लीजिए, इसको कैसे याद कर लीजिए, विबग्योर याद कर लीजिए। अब इसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। अब सोच के देखिए, अगर हम बात करें, मतलब इन 7 रंगों में किस रंग का विक्षेपण ज्यादा हो गया, विचलन ज्यादा हो गया। विचलन मतलब क्या हुआ, भटक गई, कौन ज्यादा भटकी,
भाई सभी किरणों को जाना था इधर, लेकिन सभी अलग-अलग रास्ते में चले गए। तो सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का हुआ बताइए? सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का हुआ? बैंगनी रंग का। यानी कि अगर हम विचलन की बात करें, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। तो पूछ लेगा कि बताइए सातों रंगों में यानी कि वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो आप क्या कहेंगे? बैंगनी रंग का। तथा सबसे कम किस रंग का विचलन हुआ? तो सबसे कम किस रंग का विचलन हुआ? लाल रंग का। तो पहला पॉइंट यही पूछ लेगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन मतलब होता है भटकना। सबसे ज्यादा भटकी कौन? सबसे ज्यादा झुकी कौन? तो बैंगनी। सबसे कम झुकी कौन? यानी कि सबसे कम विचलन किस रंग का हुआ? लाल रंग का। अब आप चूंकि देखिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बैगनी रंग के लिए भाई जानते हैं ना, कांच का अपवर्तनांक जितना ज्यादा अधिक होगा, विचलन उतना ही ज्यादा अधिक होगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो बताइए किस रंग के लिए अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक है किस रंग के लिए सबसे अधिक होगा? भाई जिस जो ज्यादा भटका, तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? है ना, कांच का जो अपवर्तनांक होता है किस रंग के लिए अधिक होगा? तो हम कहेंगे बैगनी रंग के लिए। किस रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो हम कहेंगे किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए। है ना, फिर से समझिए, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? बैगनी। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम? लाल। है ना, यानी कि सबसे ज्यादा भटकी कौन? बैगनी। अच्छा ध्यान में रखिए, जो ज्यादा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, जो कम विचलित होती है वो बहुत दूर तक जाती है। यानी कि अगर हम इन दोनों में लाल और बैंगनी रंग की बात करें तो कौन सा कलर सबसे दूरी ज्यादा तय करेगा? लाल रंग। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ये बार बार पूछ लेता है, खतरे के सिग्नल के लिए हम लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि लाल रंग का जो विचलन होता है वह कम होता है, मतलब वो ज्यादा फैलता नहीं है। जब वो ज्यादा फैलेगा नहीं तो दूरी ज्यादा तय करता है। जबकि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वो फैल जाता है, तो ज्यादा दूरी तय नहीं करता। तो पूछ लेगा कि बताइए प्रकाश के अपवर्तन में या जो वर्ण विक्षेपण में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? बैगनी। सबसे कम? लाल। किस रंग का विचलन सबसे अधिक? बैगनी। किसका सबसे कम? लाल। कौन ज्यादा दूरी तय करेगा? लाल। इसलिए इस खतरे के सिग्नल के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? लाल रंग का प्रयोग करते हैं। बैगनी रंग का करेंगे तो दिखेगा ही नहीं, भाई दूर से आ रही है गाड़ी, आपको दिखेगी नहीं, पता लगा एक्सीडेंट हो जाएगा। और लाल रंग होता तो ये क्या करता है? दूर से ही हमें दिखाई देती, तो हमें एहसास हो जाता है कि आगे कोई क्या है? खतरा है। आगे कोई क्या है? खतरा है ना? उम्मीद होगा आपको यहाँ पे तक बात समझ में आ गई कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या हो गया? वर्ण विक्षेपण हो गया। है ना? अब अगर हम क्या करते हैं, अब होता क्या है कि अगर हम यहीं पे उल्टा करके अगर हम यहीं पे उल्टा करके एक और प्रिज्म लगा दें, यहीं पर उल्टा करके एक और प्रिज्म लगा दें, तो ये क्या करता है? ये फिर से इस प्रकाश की किरणों को फिर श्वेत प्रकाश किरण बना के क्या करता है? एक जगह कर देता है। यानी कि फिर ये पूरी किरणें मिलकर क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। यानी कि जितनी प्रकाश की किरणें इस पे जाकर गिरी, वह सभी क्या होती है? एक पे हो गई, एक बिंदु बनकर निकल जाती है, यानी कि श्वेत प्रकाश बनकर निकल जाती है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो आपकी प्रकाश की किरणें विक्षेपित हुई, उसको हमने फिर क्या किया? स्वतः क्या किया? संगठित कर दिया। यानी कि आप क्या कहेंगे, अगर हम क्या करें, श्वेत प्रकाश की किरणों को अगर हम क्या करें, एक उल्टा करके प्रिज्म लगा देते हैं, तो वह क्या करता है? पुनः जो सभी किरणें बिखरी हुई थी, वह पुनः क्या हो जाती है? समायोजित हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका हम क्या बोल सकते हैं? समायोजित कर सकते हैं। इसकी खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। यानी कि फिर से ये श्वेत प्रकाश की किरण निकल जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों से मिलकर बनी है? 7 रंग। भाई ये 7 रंग है ना, एक रंग गया, 7 रंग बना, फिर 7 रंग से फिर एक रंग हो गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो आपकी श्वेत प्रकाश की किरणें होती है वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? 7 रंगों से। कितने रंगों से मिलकर बनी होती है? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है ना? अब ये वह विक्षेपण घटनाएं कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे आपका आपका इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष में आपका क्या होता है? श्वेत प्रकाश, ये आपका क्या होता है? वर्ण विक्षेपण की ही घटना होती है ना? वर्ण विक्षेपण की ही घटना होती है। तो इन सारी पॉइंट को हम अब क्या करेंगे, एक बार फिर से एक क्लास लेंगे और उस क्लास में क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, है ना? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में ये इन सारे पॉइंट को कि भाई विचलन की घटना कहाँ-कहाँ पे होती है ना? कौन सी प्राकृतिक घटनाएँ हैं जो वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करती हैं, तो उन सारी बात को हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।